शार्क टैंक की जो फेम है उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। थोड़े टाइम में जैसे ही नया सीजन शुरू होगा लोग भूल जाते हैं। इट्स द करेक्ट टाइम टू मोनेटाइज इट। अभी जो आईपीओ के जो वैल्यूएशन मिलेगा उससे एटलीस्ट 3 टाइम्स वैल्यूएशन मिलता है। वैल्यूएशन वाले गेम में पढ़ना ही नहीं है। अगर आपके बोर्ड में इन्वेस्टर होता ना तो अभी ये वीडियो के बीच में कहता है ये वाले सेक्शन को कटवाओ। ये बिजनेस फ्रेंचाइजी है ही नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा ले रहे हो 2 लाख रुपए, उससे पैसे लेके उसको इन्वेंट्री भी दे रहे हो और एक तरह से आपने उससे 2 लाख रुपए लिए, उससे वो सीरियस हो गया ताकि वो आप ही का काम करे। आज जो हमारे साथ में है ना वो एक ऐसे फाउंडर है जो कि बहुत ज्यादा तेजी से स्केल कर रहे हैं। शार्क टैंक पे आए थे, अपनी स्केलिंग के बारे में बता रहे थे। फाउंडर्स जो बाकी शार्क्स थे वो तो बौखला गए थे ग्रोथ देख के। अभी सुनने में आ रहा है ये अपना आईपीओ भी निकाल रहे हैं। तो आज हम ये सारी चीजों को समझेंगे कि कैसे ये इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और अगर हम जैसे लोग अपना खुद का आईपीओ निकालना चाहे तो क्या हम निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते। नमस्कार, मैं आनंद नार। आपने सबने मुझे शायद देखा होगा शार्क टैंक पे, नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लीजिए। साहिल भाई के साथ कुछ चर्चा करेंगे। तो मुझे अपनी जर्नी स्टार्टिंग बताओ, कैसे शुरू किया सब। जर्नी जो फूड इंडस्ट्री की जर्नी है टेक्निकली हमारी क्यूएसआर में आने की, वो लॉकडाउन के टाइम पे शुरू हुई। लॉकडाउन के अंदर अपन सब घर पे कुछ ना कुछ बनाते थे फर्स्ट क्लास, तो वैसे ही हम लोग भी बनाते थे। तो वहाँ पे एक रियलाइज़ हुई कि यार अपन बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं 5-6 लोग खाने तो 2000 का बिल आ जाता है, और यही चीज़ अपन घर पे आप ब्रेड लेके आए, चीज़ लेके आए, है ना, वेजिस लेके आए, बनाया तो 500-600 रुपये में पूरा घर खा लेता है। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं वो हिट हुई दिमाग में। तो था कि यार फूड में गैप बहुत है, जो मार्जिन कहते हैं ना, मार्जिन बहुत तगड़ा है। तो फूड का काम तो ये करने का दिमाग में हमेशा से ही था और उस समय एकदम स्ट्रांग हो गया। बेसिकली सबका ही सपना होता है अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना। हाँ, तो आपने वही कर दिया। हाँ, तो वो, और उस समय बहुत सारे रेस्टोरेंट आपने देखे होंगे क्लोज हो रहे थे। तो हमारे सूरत में भी बेसू करके एक एरिया, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया लोकेशन थी और वो क्लोज हो रहा था। लोकेशन शानदार थी, क्लोज इसलिए हो रहा था क्योंकि कोविड की वजह से वो स्टे नहीं कर पा रहा था, डाइनिंग अलाउड नहीं था, सैलरी नहीं दे पा रहा था, जो भी एक्सपाइजेड रीज़न थे। तो हमने कहा ये कोविड तो हमेशा रहने नहीं वाला है और अभी ये रेस्टोरेंट यहाँ पे सेल हो रहा है। तो हमने वो उसको विथ फर्नीचर ले लिया 4.5 लाख रुपए में। उसका जो फर्नीचर इंटीरियर था, जो उसने लगभग 15-20 लाख रुपए खर्च करके वो फर्नीचर इंटीरियर बनाया था। बट जैसे इन चीज़ों की वैल्यू बहुत जल्दी डिप्रिशिएट होती है, आपको पता है। तो हमने वो अपॉर्चुनिटी थी, उसका लाभ लिया और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। करने का तो कुछ भी कर सकते थे, तो यही क्यों किया। ये हमेशा से, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो था ही, और कोविड के अंदर खास करके घर पे जब चीज़ें बनाते थे तो ये और हिट हो गया अब कि भाई इसमें मार्जिन बहुत तगड़ा है। मतलब 500 रुपये की चीज़ 2000 में बिक सकती है, मार्जिन तगड़ा है। तो वो एक कॉन्सेप्ट के साथ हमने शुरू करा था। तो जब ऑफलाइन शुरू किया तो पहले प्योरली जोमेटो स्विगी फोकस होगा। नहीं, पूरा स्टोर जैसे होता है हमारा, तो क्यूएसआर स्टोर है हमारा। तो कोविड के अंदर लोग आ रहे थे। नहीं, कोविड के अंदर हमारे क्या था, टेक अवे था और 8 बजे तक था। 8 बजे के बाद बंद था, सिर्फ टेक अवे अलाउड था और डाइनिंग अलाउड नहीं था। फिर वो 2 महीने बाद वो खुल गया था और ये सेकेंड वेव की बात है, हमने सेकेंड वेव में शुरू करा था। ठीक है, तो टाइमिंग एकदम अच्छी हो गई। 2 महीने तक, स्टार्टिंग में 2 महीने लॉस था। लॉस, हाँ, मतलब पूरे साल भी अगर आप देखोगे तो ठीक रहा। हाँ, लॉस नहीं बोलेंगे बट ठीक है, अच्छा रहा, क्योंकि हमारे खर्चे बहुत मिनिमल थे। हमने हमेशा से स्टार्टिंग से आज भी हमारे कोई भी आप आउटलेट देखोगे तो 8-9 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट करके आदमी हमारा ज़ोरको का आउटलेट शुरू कर सकता है। तो खर्चे पे, ओवरहेड एक्सपेंस पे जो है वो हमेशा हम कंट्रोल रखते हैं। कैसे किया था ये खर्चे, कैसे कंट्रोल किए थे। खर्चे इसलिए कंट्रोल, जैसे अभी हम जो कर रहे हैं वो बताता हूँ। एक तो हमारा शेफलेस किचन मॉडल है। शेफलेस मतलब कोई भी प्रोफेशनल शेफ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैगी आप बनाए, मैं बनाऊँ या कोई और बनाए, एकदम आसान है। पर मेरा एक दोस्त था, उसने बहुत गंदी मैगी बनाई थी, मेरे को अभी तक याद है। कुछ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, है ना, हमेशा दुनिया में एक्सेप्शन होते ही है। वो आपका दोस्त उस एक्सेप्शन में आता है और उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। उसने क्या बिना ट्रेनिंग के काम करा, हम इसीलिए ट्रेनिंग देते हैं। तो वो ट्रेनिंग करने के सबसे पहले सामने वाले को सारी चीज़ों की एसओपी दे दी जाती है ना। जैसे मैगी की एसओपी कि भाई पानी गर्म करा, डालें, मसाले डालें। ऐसे हमने सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सबके एसओपीज बना दिए। तो एवरी प्रोडक्ट इज एसओपी ड्रिवन। सिर्फ एसओपी को फॉलो करो और कोई भी बंदा ट्रेंड हो सकता है। तो इससे क्या होता है, प्रोफेशनल शेफ आप हायर करते हो तो 20,000-25,000 रुपये का आपको शेफ आता है और आपकी उस पर डिपेंडेंसी भी रहती है। छुट्टी पे चला जाएगा, कोई भी बंदा 365 दिन तो काम कर नहीं सकता है, उसके भी घर पे कुछ फंक्शन होगा, ये होगा वो। अपने मॉडल में क्या है, शेफ ही नहीं है तो आप किसी भी बंदे, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो, उसको आप हायर कर सकते हो
है ना, 10-12 हज़ार रुपए में आप उसको हायर कर सकते हो, तो वहाँ पे आपका खर्चा कंट्रोल हो गया। बेसिकली सारा काम, सारी चीजें फ्रोजन है, हाँ, मैक्सिमम चीजें फ्रोजन है। किसी को तलना है, किसी को गर्म करना है, Yes. और बना के सीधा। यस यस यस, जो सालों से जो मैकडी करता आ रहा है, जो है ना बर्गर किंग स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे थे अपने ऑफलाइन आउटलेट पे? हम लोग सब कुछ करते थे, मतलब प्लेट उठाने से लेके ऑर्डर लेने से लेके अंदर टिकट डालने तक सब कुछ करते थे। तो उस टाइम भी क्या उस समय फ्रोजन नहीं था। अच्छा। स्टार्टिंग के अंदर क्या था, स्टार्टिंग के अंदर तो हम टिक्की भी हम खुद ही बना देते हैं, आलू को बॉईल करना सुबह, है ना, फिर उसमें मसाले ऐड करके उसको ब्रेड क्रम्ब डाल के पैटी बनाना, सारी चीज़ें हम करते थे। लेकिन हमको समझ में आया ये सब चीज़ें बहुत टाइडियस है, बहुत टाइम लेती है, और साथ में आप शेफ पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। और शेफ भी इतने होशियार होते हैं, जैसे दिवाली आपको पता है उनका हमारा सबसे अच्छा धंधे का टाइम है, तो उस समय वो बोलेगा यार मेरी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं गाँव जा रहा हूँ। वो भी आप उसको पता है आप उस पर डिपेंडेंट हो। तो ये चीज़ें हम लोग ने प्रॉब्लम्स फेस की, ये सारे प्रॉब्लम्स को हमने एलिमिनेट करके हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल डेवलप करा। अच्छा, तो जब पहले ऑफलाइन चला रहे थे, फिर इस चीज से परेशान हुए, तभी आपने फ्रोजन शुरू किया। Yes. क्या फ्रोजन पे स्विच करेंगे? पहले तो हम भी जैसे ट्रेडिशनल कोई भी बंदा अपना रेस्टोरेंट या कैफे खोलता है तो जैसे करता है वैसे ही हमने करा, क्योंकि अपन को ये फील्ड का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मेरे को तो ये भी नहीं पता था प्रोसेस चीज़ क्या होती है, मोज़रेला क्या होती है। चीज़ पता है, अपन घर पे लाते थे वो कसने वाली, बट ये मोज़रेला अलग होती है, शेड्डार अलग होती है, ये सब पता नहीं था। धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आने लगी कि मेयोनीज में ये होती है, ये सॉसेस होती है। फिर उसके बाद जैसे पहला आउटलेट आपका चल गया, हाँ फिर आपने फ्रोजन के लिए कोई पार्टनर ढूंढा? हाँ, फ्रोजन के लिए फिर मार्केट में हमने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करा। फिर कुछ लोग हमको मिले जो फ्रोजन सप्लाई करते थे, उनसे लेना शुरू करा। तो जो जिन लोगों से ले रहे थे उनका रेडीमेड सॉल्यूशन था? हाँ, उनका रेडीमेड सॉल्यूशन था। हाँ, तो रेडीमेड सॉल्यूशन लेके पहला आउटलेट शुरू किया एक और? नहीं, ये आउटलेट चलता गया। ठीक है। वो आउटलेट हमारा काफ़ी पॉपुलर हो गया। पॉपुलर होने का रीज़न क्या, हम लोग को ये स्पेसिफिक बर्गर चेन नहीं है, कोई पिज़्ज़ेरिया नहीं है। हमारे अंदर एक अम्ब्रेला के नीचे आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। मतलब आप 5 दोस्त है, आपको बर्गर खाना है तो भी है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, नाचोस है, मोमोस है, मिल्कशेक है, मोहितो है, नाचोस, जो भी आपको चाहिए। हमने 80 से ज़्यादा वेराइटीज़ वहाँ देनी शुरू कर दी। ठीक है। टाइम के साथ वैरायटी बढ़ाते गए, तो सबके लिए कुछ ना कुछ जब आप ऑफलाइन अपने पे चला रहे थे तो उसमें से सारी चीजें खुद इन हाउस बना रहे थे या कुछ रेडीमेड फ्रोजन में लेके आ रहे थे? स्टार्टिंग जब करी थी तब तो मैक्सिमम चीजें खुद कर रहे थे, फिर धीरे, क्योंकि हम उस टाइम कितने एसक्यू थे, मतलब कितनी आइटम्स थी? शुरुआत हमने 50-60 से करी थी। 50-60 आइटम्स अलग अलग थी? हाँ, अलग अलग, मतलब जैसे एक बर्गर है तो बर्गर के अंदर 10 तरह के बर्गर हो गए, वैसे तो उस तरह से वो 50-60 हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और फिर मोमोज कब इंट्रोड्यूस किया? मोमोज बाद में इंट्रोड्यूस करा। और ये फ्रोजन था? हाँ, ये फ्रोजन था, यस। और मोमोज क्यों इंट्रोड्यूस किया मैं आपको बताता हूँ। ये जोमेटो स्विगी का हर साल का एक वो आता है हाईएस्ट सेलिंग आइटम, इस साल बिरयानी आई, वैसे हर साल। तो उस समय ना वो वेज, हमारा वेज प्योर वेज कॉन्सेप्ट है, तो हम बोले उसमें बिरयानी आई थी, और उस समय बिरयानी काफ़ी 3-4 साल से आ रही है। मोमोज आया था बाद में सेकंड नंबर पे, तो हमने कहा यार फिर अपन मोमोज कर देते हैं कि लोगों को पसंद है ये चीज़। उस हिसाब से हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं जो लोगों को पसंद होता है। ठीक है। और सब चीज़ें अभी के टाइम पे फ्रोजन पे चल रही है? ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट। फिर अब जैसे अपने पहला चलाया, खुद से चलाया, खुद से बनाया, बनाने के बाद में शेफ से पंगे होने शुरू हो गए। हाँ, फिर आपने ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करे कि किस तरीके से हम इसको शेफलेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उसको करने पे आपने वेंडर्स ढूंढे, वेंडर्स मिले, वेंडर से माल लेके अपने दुकान पे चलाना शुरू किया। यस, एग्जैक्ट। जब आपको लगा कि बढ़ गया तो आपने और एसक्यू डाल के बढ़ा के देखा। फिर फ्रेंचाइजी कैसे सोचा? आप खुद भी तो खोल सकते थे अपना। पता ही नहीं था फ्रेंचाइजी तो। हाँ, लोग ही, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, एक तो बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग थी हमारे पूरे मेन्यू में, 199 से ज़्यादा कोई प्राइसिंग की आइटम नहीं थी। आज भी हमारा जो कॉम्बो है 99 में 2 बर्गर 1 मोहितो, हमारा मोहितो 49 का है, वो भी मोहितो ले लो। कोल्ड कॉफ़ी 49 की है, 89 में 2 कोल्ड कॉफ़ी है। तो हम थोड़े पॉपुलर हो गए हमारे एरिया में, आसपास में, तो लोग सामने से आके बोलते कि आपको ये फ्रेंचाइजी चाहिए हमको। तो हमने वो रिसर्च करना शुरू करा कि यार फ्रेंचाइजी क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब तक वर्ड सुना था, बट एग्जैक्टली क्या होता है फ्रेंचाइजी कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर हमने क्या करा, जितने भी लोग इंडिया में फ्रेंचाइजी कर रहे थे उन सबको कॉल करा कस्टमर बन के कि यार हमें आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है। फिर वो हमें समझाते थे, तो उस तरह से फिर हमने सबसे कुछ R&D करके फ्रेंचाइजी समझा। फ्रेंचाइजी एक मॉड्यूल रखा। मॉड्यूल में भी ये था कि सब लोग जो है, कोई रॉयल्टी चार्ज करता है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग लेता है। हमने कहा हमको ऐसा कुछ नहीं लेना है, हमारे मॉडल में कोई रॉयल्टी नहीं, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, कुछ भी नहीं। वो भी एक रीज़न है जो आप बोलो ना, फास्ट ग्रोथ। समझाओ थोड़ा सा कैसा है मॉडल। जैसे आप किसी भी फ्रेंचाइजी लेते हो तो लोग कोई ना कोई आपसे रॉयल्टी चार्ज करते हैं। बिल्कुल। जैसे महीने की आपकी 5 लाख की सेल हुई तो 5% की सर 25,000 रुपये आपको ब्रांड को देने होते हैं। हम कोई रॉयल्टी नहीं लेते, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेते,
क्योंकि हमारा मोटो ऐसा है कि आप जो भी आपकी सेल होगी तो आप हमसे ज़्यादा रॉ मटेरियल देंगे तो हम उसमें ही खुश है। मतलब विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अगर आपकी सेल नहीं होगी तो आप रॉ मटेरियल नहीं लोगे तो हमें भी कुछ। और जो फ्रेंचाइजी फीस ले रहे हो आप, हाँ जी, उसमें क्या दे रहे हो? हाँ उसमें फर्स्ट टाइम का 400 kg नॉन फ्रोजन रॉ मटेरियल आता है। जोरको की टी शर्ट, कैप, ट्रेनिंग आती है। ट्रेनिंग में 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट इज किचन ट्रेनिंग, सेकेंड इज एथिकेट ट्रेनिंग, मतलब कस्टमर से कैसे बात करना, इंटरेक्ट करना, ऑर्डर को कैसे अपस्केल करना, है ना, काउंटर बिहेवियर जिसे कहते हैं, वो पूरी ट्रेनिंग होती है। फिर उसके साथ 50,000 की मार्केटिंग करवाते हैं उनके लिए, आउटलेट स्पेसिफिक, आसपास में जो भी है उनके 3-4 किलोमीटर के एरिया में। और दूसरा POS सॉफ्टवेयर जो होता है, बिलिंग का सॉफ्टवेयर, वो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। कितने पैसे लेते हो? 3,99,000, 4 लाख रुपए में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है। और बताओ लॉजिकली आपका कितना खर्चा आता है इसमें? 2 लाख रुपए आ जाता है। ठीक है, तो 2 लाख कंपनी प्रॉफिट हो गया। 2 लाख कंपनी प्रॉफिट हो गया। फिर उसमें भी हमारी सैलरी वगैरह आती है, सपोर्ट वगैरह है, हाँ। ये सब है तो जाता ही है। हमारा बिजनेस, हमारा जो पूरा रेवेन्यू आप देखेंगे ना, अभी हम जैसे IPO जा रहे हैं तो बैलेंस शीट लाइव हो जाएगी, कोई भी आदमी देख सकता है। IPO का मतलब ये होता है हमारा सिर्फ 20% रेवेन्यू फ्रेंचाइजिंग से आता है, 80% इज फ्रॉम रॉ मटेरियल। और अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो खुद का है या अभी भी थर्ड पार्टी? खुद का है। स्टार्टिंग में पहले थर्ड पार्टी ले? पहले थर्ड पार्टी था, फिर जब फ्रेंचाइजी हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको अगर सप्लाई करना है तो मैं किसी से लेके अगर दूंगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, है ना। और फिर अपने को समझ में आ गया कि अपना कंजप्शन भी है तो अपने खुद का ही शुरू कर दिया। ठीक है। और अब खुद का शुरू करने से क्वालिटी कंट्रोल भी सही रहा? क्वालिटी कंट्रोल होता है, कॉस्टिंग पे चीज़ें ध्यान रहती है ना। और हम चाहे तो और भी लोगों को जैसे होरेका में कैटर कर सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, लर्निंग कहाँ से आ रही थी? जैसे भी आपने बोला फ्रेंचाइजी के अंदर ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग होती है, आपको तो इतनी समझ नहीं थी स्टार्टिंग? बिल्कुल बिल्कुल नहीं थे। तो ये चीज़ें किसी प्रोफेशनल को हायर किया था इस काम के लिए? बिल्कुल नहीं। फिर तो हमारा लर्निंग हमेशा कस्टमर रहते हैं। जैसे कि नॉर्मली पहले हमने शुरू किया कस्टमर को पूछना कि सर आपको कैसा लगा, क्या लगा, बट कस्टमर नहीं बताते हैं। इंडियन कंज्यूमर्स आर सो गुड, मतलब वो कभी बताते कभी नहीं बताते, या सब बढ़िया बोल के चले जाते हैं। तो हमने क्या करा कि यार इनको पूछो मत, आप ये देखो कि इन लोग आते, किसी ने 200 रुपये खर्च किए हैं हमारे रेस्टोरेंट में और उसके बाद भी वो झूठा छोड़ के जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत थी। आप समझिए कि आप पैसे खर्च करने के बाद भी अगर आप, हम तो हमेशा ये देखते थे प्लेट में झूठा क्या छोड़ के गया है कस्टमर, मतलब किसी ने हमारे यहाँ से एक प्रोडक्ट खरीदी और प्लेट में छोड़ के चला गया है, तो फिर हम उसको थोड़ा सा साइड में लेके पूछते थे कि सर क्या हुआ, क्यों आपने नहीं किया। तो बोलता था नहीं यार मेरा पेट भर गया, मुझे पता नहीं था इतनी क्वांटिटी आई। तो हम उसको बोलते सर आप पार्सल करवा लो, तो फिर बोलता नहीं नहीं नहीं। तो हम समझ जाते थे कि प्रोडक्ट में कुछ है। फिर उसको पूछते कि सर आप बताइए, हम भी नए हैं, आप हमको गाइडेंस देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा हमने ये देखा है कस्टमर से आप करते जाते हो तो लाइफ में लर्निंग मिलती जाती है। प्रोफेशनल्स जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते, कभी भी करते भी होंगे तो मुझे पता नहीं। हमारे पास तो यही है कि कस्टमर 10 रेस्टोरेंट में जाके आया है, उसको सर हर चीज पता है, आप खाली उसको पूछो। तो जो ट्रेनिंग टीम है वो काफी की टीम है? अभी तो फुल ऑन, अभी तो सब कुछ इन हाउस है। और देख प्रोफेशनल हायर कर रखे थे इसके स्पेसिफिक, या खुद ही जाते हो? स्टार्टिंग के अंदर तो सब कुछ खुद ही करते थे, फिर धीरे धीरे हम जो काम कर रहे हैं वो हमने किसी को जो हमारे साथ जुड़े, हमारे टीम मेंबर, अभी हमारे पास 30 लोगों की टीम है इन हाउस, है ना, उनको हम सिखाते जाते हैं। तो अभी कितने आउटलेट हो गए आपके? अभी 165 आउटलेट है अभी। और कितने टाइम के अंदर? ये अगर आप देखें 19 महीने हुए। 19 महीने में 165, बहुत ज्यादा हाइपर स्केल चल रहा है अगर देखा। नहीं यार, लेंसकार्ट वगैरह ने 5 साल में 2000 आउटलेट। बाकी अगर देखा जाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को गलत ट्रीट किया जा रहा है। मैं भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा यार इतनी तेज जब कोई स्केल करता है ना तो फटता है। हाँ, मेरा हमेशा से मानना है कि क्या होता है, जब आप छोटे होते हो ना तो जो कमियां होती है, गैप्स, बिजनेस में गैप्स होते हैं, वो भी छोटे होते हैं। एकदम सही बात। जब आप बड़े होते हो ना तो वो गैप्स बढ़ जाते हैं। एकदम सही और बात। बैलून में जैसे गैप होता है तो फट जाता है। एकदम सही बात। तो मैं हमेशा से मानना था कि फटेगा। तो मैं जब आपका सुन रहा था तो मुझे भी लग रहा था, बट अगर मैं इसको दूसरी साइड से देखूं, ये बिजनेस फ्रेंचाइजी है ही नहीं। हाँ नहीं है, ये ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा ले रहे हो 2 लाख रुपए, उससे पैसे लेके उसको इन्वेंट्री भी दे रहे हो। हाँ, और एक तरह से आपने उससे 2 लाख रुपए लिए, उससे वो सीरियस हो गया ताकि वो आप ही का काम करे। बिल्कुल। और हमारे ब्रांड नेम को भी आगे प्रमोशन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल उसको। तो अभी खाली जो आप फ्रोजन बेच रहे हो वो खाली अपने आउटलेट्स में फ्रोजन नॉन फ्रोजन दोनों बेच रहे हैं। हाँ। और होरेका में भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को दे रहे हैं वो उनको नहीं दे रहे और वो प्राइस में भी नहीं दे रहे। ठीक है। मतलब जैसे कि अगर कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर है
उसने जो आप बोल रहे हो कि भाई जिसने 3,99,000 दिए तो उसको, और जिसने 3,99,000 नहीं दिए उसको सेम माल नहीं मिलेगा। क्वालिटी वाइज या प्राइस वाइज या SKU? प्रोडक्ट एसक्यू से अलग है। अच्छा, जो प्रोडक्ट हमारे आउटलेट के लिए बन रहा है ना, वो सिर्फ हमारे आउटलेट के लिए बन रहा है। जो होरेका के लिए बन रहा है वो दैट इज ओनली फॉर होरेका। तो क्या प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है दोनों के? आप मान के चलिए 25% जितना फर्क है। महंगा है? 25% होरेका वाला महंगा है? महंगा नहीं बोलेंगे, वो भी मार्केट रेट ही है। हमारे फ्रेंचाइजी ओनर को 25% सस्ता है। और क्वालिटी स्टैंडर्ड सेम है दोनों के? बिल्कुल, क्वालिटी तो यार कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस देके कस्टमर एक बार आता है, क्वालिटी होगी तभी वो। सिर्फ आपका एग्जांपल लेते हैं, आपका जो कोर्स है, ठीक है, वो कोर्स में जो आपको पे करके एक करते हैं, एक आप दोनों कंटेंट बनाते हो, लेकिन कोर्स वाले को आप कुछ तो प्रीमियम देते होंगे ना, नहीं तो आप यूट्यूब पे जो फ्री दे रहे हो और जो कोर्स वाले को दे रहे हो उसमें फर्क तो रखना पड़ेगा ना। नहीं तो वो कोर्स वाला बोलेगा कि फिर मैं यूट्यूब से देख लेता, साहिल खन्ना पे जाके। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है। और अभी क्या है, मतलब इन प्रोसेस कितने नए आउटलेट्स हैं? अभी बहुत आउटलेट है, मतलब अभी तो दिल्ली में भी आके आ रहा है ना, यहाँ पे मुखर्जी नगर के पास ही एक आ रहा है हमारा। मतलब ऑन एवरेज दिन के कितने फ्रेंचाइजी क्लोज करते हो एवरेज अभी के टाइम पे, आफ्टर शार्क टैंक? शार्क टैंक के बाद तो यार बहुत इंक्वायरी हुई है, मतलब 45 जैसी है जो क्लोज हो चुकी है अभी पिछले 1.5 महीने में लगभग। ठीक है, और आगे? वैसे लगभग 7-8 तो खुल भी चुकी है। ठीक है, तो ये जो 4 लाख ले रहे हो, इसमें आप इंटीरियर भी बना के दे रहे हो? नहीं 4 लाख में इंटीरियर नहीं होता, इंटीरियर में भी हमारा सबसे बड़ा है। जैसे आप फास्ट फूड की बात कर, ये भी इसलिए क्योंकि इंटीरियर में हमने फुल फ्रीडम दे रखा है। ऐसा नहीं है कि ये कजारिया की ये टाइल्स लेनी है, ये कंपनी का ये बल्ब लेना है, ये वो लेना है, बंदा फ्री है, उसको OLX से सस्ता मिल रहा है फर्नीचर, वो वहाँ से ले ले। मतलब हम ये सोचते हैं सामने वाले के पैसे कैसे बचे। 8 से 9 लाख रुपए में वो धंधा शुरू कर सकता है। अगर वो खुद का भी करता ना तो भी वो कैफे डालने में उसको 8 से 9 लाख रुपए लगते हैं, और उसमें उसकी SOPs मेहनत बढ़ जाती। अब वो जुर्को की फ्रेंचाइजी ले रहा है तो उसको वो, तो क्या उसके पास में SKU कंट्रोल भी है? जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे को अपने आउटलेट में मान के चलते हैं जो आपके मोमोज है वो नहीं पसंद आते मेरी। हाँ ठीक है, क्योंकि हर लोकेशन का अलग अलग टेस्ट। एकदम सही बात है। तो अगर नहीं पसंद आते तो मैं आपको कंप्लेन करके दूसरी क्वालिटी ला सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ मोमोज नहीं रखूंगा। आप मुझे ये बता सकते हैं, हमारी टीम जो होती है, मेन्यू कस्टमाइजेशन अलाउड है एज पर द एरिया। जैसे मैं अभी यहाँ पे आया ना तो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग देखा, कड़ी चावल वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। मैं ट्राई करूंगा अभी कैसे मिलते हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर कोई आउटलेट आता है, वो कहता है कि यार स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे कड़ी चावल मांगते हैं, तो अपन उसमें कोई इनोवेशन ला सकते हैं क्या? तो मिलकर डेफिनेटली अपन कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक कड़ी चावल भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कुछ जगह पे हमने चाइनीज भी इंट्रोड्यूस करा है, क्या हुआ, कस्टमर मांग रहे थे। वेज होना चाहिए खाली, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज, टीम से एक बार बात करके हो, अपने लेवल पे नहीं हो, आप टीम से बात करोगे कि यहाँ पे इस तरह से ये चीजें हो रही है, ये ऐसा है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मोमोज ही है एग्जांपल के लिए, अब आप अफोर्डेबल हो तो क्वालिटी तो बहुत अंत नहीं दे सकते। नहीं बढ़िया क्वालिटी दे सकते, बढ़िया दे उसका मैन्युफैक्चरिंग। अगर थर्ड पार्टी, जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, आपकी मोमोज है, कितने रुपए प्लेट है? 79 रुपीज। 79 रुपीज में 8 मोमोज, 6 मोमोज विद डिप और फ्राइड, विद फ्राइज भी। फ्राइड मोमोज। फ्राइड मोमोज है, ठीक है। तो मान के चलते हैं वो जो क्वालिटी आप ऑफर कर रहे हो, पड़ोस में ही कोई दुकान वाला है जी, वो अपना कॉस्ट 10 रुपए रख रहा है एक मोमो की, मतलब इस क्वालिटी का बना रहा है। हाँ। वो मशरूम डाल रहा है अंदर, पता नहीं क्या क्या डाल रहा है, वेज में ही बना रहा है, पर बहुत हाई क्वालिटी बना रहा है। जिसके चक्कर में क्या आ रहा है, उस आउटलेट के साइड वाली दुकान पे मोमोज लेने के लिए लोग ज्यादा जा रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, एक वो मोमोज आपसे बंद करवा दे, ठीक, वो क्या है कि मोमोज नहीं करूंगा, या फिर वो आपको बोले भाई यहाँ पे इस क्वालिटी का माल है, मेरी क्वालिटी इंप्रूव करके दो, मेरे लिए कुछ इनोवेशन करके दो मोमोज में। अपन करके देंगे ना, क्यों नहीं करके देंगे। ठीक है, अपने तो घर की खेती है, जो बोलेंगे करके देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला बोलेगा कि ये चीज नहीं कर सकता और अगला एलिमिनेट करना चाहे तो भी कर सकता है। अब जैसे आपने मोमोज का एग्जांपल दिया, तो हमारे ओवरऑल SKU में मोमोज का पार्ट आप देखोगे तो वो 2% सेल है। अब दिल्ली नहीं किया ना, दिल्ली करो तो, हाँ दिल्ली करेंगे तो दिल्ली करो तो फिर पता लगेगा वो अग्री। तो ये अगर निकल भी जाएगा उसके लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, और उसको कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूट चाहिए तो भी अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, समझ गया मैं लॉजिक। एट द एंड आउटलेट की सेल बढ़नी चाहिए, वो हमारा मोटो है। चाहे वो मोमोज निकाल के हो, मोमोज में दूसरा हायर वर्जन, प्रीमियम वर्जन बना के हो, गवर्नमेंट मोमोज बनाओ। तो अब दूसरा चैलेंज जो मुझे दिखाई दे रहा है हाइपर स्केलिंग में, पहले मुझे लग रहा था ऑपरेशन लेवल पे फट सकता है, बट अभी मेरे को लगता है कि ऑपरेशन लेवल पे शायद नहीं फटेगा, पर मुझे अब लगता है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे फट सकता है। आप आउटलेट बढ़ा रहे हो,
तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी शायद उतनी तेजी से ना एक्सपेंड हो पाए। वो पहले से हमने प्लान करा हुआ है वो चीज, अच्छा, पहले से ही कर रखा पहले से। और अगर कभी ऐसा होता है तो हम होरेका एक बार रोक देंगे, क्योंकि होरेका से कोई वो नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। है। जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है जो हमसे जुड़े हुए, जो हमारे ब्रांड नेम के, उनकी हमेशा पहले प्रायोरिटी रहेगी। और आप किसी थर्ड पार्टी से भी घुमा सकते हो अपनी क्वालिटी के ऊपर अगर करवाना चाहे तो, बट वो उसमें क्या कॉस्टिंग बढ़ जाती है, इसके लिए हम अभी ये नहीं कर रहे। जब अपने पास है चीजें तो फिर क्यों। ठीक है। और दूसरा, क्या किसी आउटलेट से कंप्लेन्स आती है कस्टमर्स की? देखो, आती है ना, आपने कंट्रोल दे दिया, अब कंट्रोल में गलत लोग भी तो आ सकते हैं ना, आती है। फिर कैसे होता है? 5 से 10% ऐसा होता ही है। और ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। 5 से 10% बहुत बड़ा नंबर है। नहीं, 5 से 10% आउटलेट मतलब ऐसे हो गई जहाँ से कंप्लेन्स आएगी। कंप्लेंट्स आएगी हाँ। कस्टमर की, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, ओनर का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। क्योंकि हमारा जो मॉडल है उसमें ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और छोड़ दिया, आपको ओनर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। मतलब इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ मॉडल, है ना। कि आप वो लोग, जैसे आपने देखा हो ना 50 लाख 35 लाख वाली फ्रेंचाइजियाँ होती है, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 10 लोग बिठा दिए, ये उनके लिए नहीं है। बेसिकली फ्रेंचाइजी ओनर अपने एम्प्लॉइज लेके आएगा ना। हाँ हाँ, कोई भी बंदा लेके आए जिसको चाकू पकड़ना भी नहीं आता, ट्रेनिंग हम देंगे। मतलब अपना जो मॉडल है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आईपीओ आ रहा है। थोड़ा आईपीओ समझाओ ना कि क्या आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, कैसे आ रहा है? मतलब जिसको इन्वेस्टमेंट करके ही बैठना हो वो तो आईपीओ ला रहा है। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करो। फ्रेंचाइजी अगर कोई लेता है ये सोच के कि मैं इन्वेस्टमेंट करके भूल जाऊंगा, आउटलेट अपने आप चलता रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। और मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन कितना बचता है आपका? 14% नेट बचता है। अभी इस साल ट्राई कर रहे हैं कि इसको 18-20 तक लेके जाए। जैसे स्केल करोगे तो स्केल करेंगे तो, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो मतलब वो सेम ही रहने हैं। मतलब जैसे जगह का स्पेस है वो तो उतना ही रहना है, मैं बढ़ा दूँ तो ट्राई करें 18-20 तक लेके जाएं। बट 14 लास्ट ईयर जो है हमारा 14% पैट रहा है। बाय आईपीओ। हाँ, वाई आईपीओ। देखिए आईपीओ, एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट रहा हूँ, तो मेरा कहीं ना कहीं हमेशा से, मैं हमेशा फाउंडर से मिलता था, तो ये सब है। तो मेरा हमेशा ये विजन तो था कि कंपनी का कभी ना कभी आईपीओ लाना है। जब भी मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा आईपीओ आएगा। तो आईपीओ तो आना ही था, आज नहीं तो 2 साल 3 साल बाद या 1 साल बाद आता। और अभी जबकि शार्क टैंक हुआ है तो कहीं ना कहीं एक कंपनी को एक विजिबिलिटी मिली है, तो इट्स द करेक्ट टाइम टू मोनेटाइज इट। टाइमिंग के चक्कर में, टाइमिंग के हिसाब से ये अभी लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज इसमें एक और होती है, जब आप कंपनी आपकी बीएससी या एनएससी पे लिस्टेड हो जाती है तो आपको जो विजिबिलिटी मिलती है, दैट्स नेक्स्ट लेवल बेनिफिट। नहीं, जैसे होरेका में भी आप जाओगे किसी को अप्रोच करने और आप बोलोगे मैं लिस्टेड हूँ, तो वो एक अलग ही लेवल मिलता है। और अभी आप जब इंटरनेशनल एक्सपेंशन देखते हो, जैसे कोई कनाडा बैठा है ना, यूएई बैठा है, जब आप उसको बोलते हो कि भाई हम वहाँ पे भी आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है आप उसके पास 10 ऑप्शन हो, बट व्हेन ही और शी कम्स टू नो कि आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो ही इज मोर इंटरेस्टेड टू कनेक्ट विद यू। रूट मोबाइल के फाउंडर ने और नज़ारा के फाउंडर ने मेरे को ये बात बोली। मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि वो रूट मोबाइल वाले तो प्रॉफिटेबल थे, तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा प्रॉफिटेबल थे, अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे, तो क्यों किया आईपीओ? तो उन्होंने भी मेरे को ये आंसर दिया था कि इंटरनेशनली एक्सपेंड अगर करते हैं तो विजिबिलिटी मिलती है, ब्रांडिंग हो जाती है, गजब मिलती है। मतलब लोगों का जो ट्रस्ट बैठ जाता है। इसके बाद जैसे शार्क टैंक से भी एक हुआ कि अब लोगों को, जैसे अगर किसी को दिल्ली में फ्रेंचाइजी लेनी है तो उसको सूरत तक आने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कंपनी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि लोगों के पास और हर तरह के आपने देखे होंगे कि आजकल फोन पे और ये सब चलता है, कंपनी एग्जिस्ट करती है, सब चीजें हैं कि उसने शार्क टैंक पे देखी है। वैसे जो बाहर बैठा हुआ है उसको इंडिया तक आके डील क्लोज करने की जरूरत नहीं है, उसको भरोसा है। तो फिर बाहर अगर शुरू करोगे तो फिर कनाडा कर दिया हमने, तो वहाँ पे फिर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया? नहीं, अभी वहाँ पे जो है वो हमने हमारी रेसिपी देखी, क्योंकि जब आउटलेट बढ़ेंगे वहाँ पे तब वहाँ पे खुद का करने का है। अभी तो वहाँ पे लोकली हमने चीज़ें करी है। कुछ चीज़ें जो मसाले हैं वो यहाँ से जाते हैं। ठीक है, मसाले यहाँ से जाते हैं, और फ्यूचर में प्लान यही है कि वहाँ पे फैक्ट्री लगा के 100% जब बढ़ जाएगी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ से वहाँ क्यों नहीं भेज रहे? बेच सकते हैं, बट वो कॉस्टिंग हमने देखी ना, एक तो कॉस्टिंग और यहाँ से 45 डेज जैसा लग रहा है, तो वो सब करके हम लोग को ये लगा कि उससे बेटर एक बार वहाँ पे ऐसे ही शुरू करते हैं। वो भी है ही, एक्सपोर्ट वाला भी दिमाग में है ही ये चीज़ें। अब किसी को अपना आईपीओ निकालना है तो वो कैसे निकाले? बहुत सिंपल प्रोसेस है ना। एक तो बीएससी एसएमई करके अपना इंडिया में प्लेटफॉर्म है, और बीएससी एसएमई भी एक कैटेगरी है स्टार्टअप। बहुत कम लोगों को इसकी अवेयरनेस है
कि कंपनी अगर 6 महीने पुरानी भी हो तो भी वो आईपीओ ला सकती है। जितने भी लोग हैं उन्होंने ये सुना होगा कि 3 साल 5 साल की बैलेंस शीट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मैं मानता हूँ उसको। मेन बोर्ड के लिए चाहिए, एसएमई के लिए भी चाहिए 3 साल की बैलेंस शीट, है ना। और एसएमई के लिए 3 साल में से 1 साल हम प्रॉफिटेबल होने चाहिए। लेकिन इन्होंने एक और सेगमेंट बना रखा है बीएससी स्टार्टअप करके, है ना। वो प्लेटफॉर्म के अंदर अगर कंपनी न्यूली फॉर्म भी है, 1 साल पुरानी भी है, तो भी वो लिस्ट करवा सकती है। बेसिकली हम तो बीएससी एसएमई में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है इसके लिए। और इसके अंदर कुछ एसेट की क्राइटेरिया रहती है, 1.5 करोड़ जितना कुछ एसेट होना चाहिए कंपनी के पास। अगर आपके पास वो क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया है 3 साल में से 1 साल आप प्रॉफिटेबल चाहिए, आपकी वेबसाइट चाहिए, है ना, इन चीज़ें, और कॉम्प्लाइंस स्ट्रॉन्ग चाहिए। जीएसटी उसी सब टाइम पे भराओ, टोटल जीएसटी से लेके अगर आपके एम्प्लॉयज़ है ना, तो आप पीएफ काट रहे हो नहीं काट रहे हो, प्रॉपर हर एक चीज़ के कॉम्प्लाइंसेस आपके लिए। आप फैक्ट्री चला रहे हो तो आपके सारे पास लाइसेंस होने चाहिए, फूड लाइसेंस होने चाहिए, जितनी भी लाइसेंसिंग होती है वो सारे प्रॉपर होने चाहिए। बेसिकली सारा खेल है कॉम्प्लाइंसेस का। उसके बाद ये सब हो गया। अब ये सब हो गया, फिर इसके बाद आप एक फिगर आउट करते हो मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर मतलब वो बंदा है जो आपके और सेबी के बीच के का इंटरमीडिएटरी है। आप अपने डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट सबमिट नहीं कर सकते हो, उसको आपको बीच में लेना पड़ेगा। जैसे हम शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं, हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, वी नीड टू हैव अ ब्रोकर। ब्रोकर कोई ना कोई आपको चाहिए जिसके थ्रू ही आप कर सकते हो। तो वैसा आपको एक मर्चेंट बैंकर चाहिए। मर्चेंट बैंकर आप हायर करते हो, आप इंडिया में से देखते हो। तो हमने भी वैसे एक मर्चेंट बैंकर करा, बी लाइन करके है, उनको हायर करते हो। फिर आप वो आपका एक ड्यू डिलिजेंस करता है कि मर्चेंट बैंकर अगर आपका आईपीओ कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर भी एक कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आ रही है कंपनी कैसी है, क्योंकि लोग उनके नाम पे भी भर रहे होते हैं आईपीओ। तो आपका एक ड्यू डिलिजेंस होता है, ड्यू डिलिजेंस में सारी चीज़ें चेक होती है कि भाई कितना है, क्या चीज़ें, एवरीथिंग टोटल, ये सारी चीज़ें चेक होगी। फिर उसके बाद डीआरएचपी बनता है, फिर डीआरएचपी सेबी के पास जाता है। फिर अगर कुछ क्वेरीज होती है तो क्वेरी आती है, उसका जवाब जाता है, और इस तरह से चीज़ चलती है। तो जो मर्चेंट बैंकर है वो क्या लेता है? पैसे लेता है, फीस लेता है, फीस लेता है, परसेंटेज लेता है कंपनी के वैल्यूएशन में। नो, जितना फंड हम रेस करने वाले हैं उसमें 5% से लेके 10% तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, या उसके कितने एफर्ट आ रहे हैं। मोटा मोटी कितने करोड़ रुपए मान के चले कि जाएगा? अब आप कितने पैसे रेस कर रहे हैं उसके ऊपर है। नहीं, जैसे आपने 5 से 10 क्या दिया? 5 से 10%। हाँ, तो जैसे एग्जांपल के लिए कोई बंदा 10 करोड़ का आईपीओ निकाल रहा है, हाँ, तो कोई बंदा 100 करोड़ का आईपीओ निकाल रहा है। हाँ, तो वही अगर समझ लीजिए 10 करोड़ का आईपीओ निकाल रहा है तो हो सकता है मर्चेंट बैंकर 1 करोड़ रुपए ले, 10% जितना ले ले। और कोई आदमी 100 करोड़ रुपए रेस कर रहा है तो वो 5% में भी खुश है, तो 5 करोड़ ले लेगा। ठीक है, ये परसेंटेज में रहता है, 5 से 10% मोटा मोटा ये इंडस्ट्री में चलता है। ठीक है। और इसमें वैल्यूएशन किस तरीके से डिसाइड होती है? हाँ, वैल्यूएशन बेसिकली पीई पे डिसाइड होती है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसको कहा जाता है। ठीक है। अब आईपीओ जा रहे हो तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है। और कितना होता, पी कितना कंसिडर करके चलते हैं? इंडस्ट्री का अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे फूड इंडस्ट्री का अलग होगा कंपैरिजन टू टायर की इंडस्ट्री। आप ही क्या बात करके चलते हैं, पी हाँ। कितना होना चाहिए? हमारा तो अभी जैसे जुबिलिएंट फूड वगैरह का देखेगा तो उनका 60-70 का पे चल रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर हम भी 60-70 के आसपास आईपीओ प्लान करें, हम 60-70 का नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि अपन को ऐसा करना है जिससे लोगों को बेनिफिट हो, है ना। तो पी हमेशा कम पी पे ठीक है। क्या पता, वो तो अभी नहीं, मतलब मैं स्टैंडर्ड का आइडिया ले रहा हूँ कि ताकि जो लोग हमसे हाँ, 25-30 ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी के रेंज के आसपास पी हो सकता है, और हो सकता है उससे भी कम हो। जैसे हमारा विजन है, हम इस कम से कम पी पे लाना चाहते हैं। 2 पी पे कर दोगे क्या? 2 पी पे बहुत कम हो। 2 पे करोगे तो बता दो, फिर मैं ऐसी ही इन्वेस्ट कर देंगे। 2 के पी पे तो बहुत कम हो जाएगा, बट इतने पी पे रहेगा कि आदमी को वो लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट रहे। ठीक है, ये हमारा विजन है एज ए फाउंडर्स। तो सिंपल सी बात, अगर पैसा रेज करने का प्लान कर रहे हो तो ये जो पैसा आएगा, इस पैसे को कैसे करोगे? ये ऑफर फॉर सेल रहेगा? नहीं, 1 रुपए का ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा कंपनी में इन्वेस्ट हो, सारा का सारा कंपनी में आएगा। हम हमारा 1 भी रुपए का शेयर डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, और ना ही आने वाले 3 साल तक करेंगे, ये भी आप नोट कर लेना। 3 साल तक एज ए फाउंडर हम जो सैलरी विड्रॉ करते हैं बस वही। कितनी करते हो? 24 लाख वही साल। हाँ, तो ठीक है। 2 लाख रुपये महीना, बस वो उतनी सैलरी, वो सैलरी हो सकता है थोड़ी बढ़ी है,
बट उससे हाँ मतलब इक्विटी डाइल्यूट हम हमारे पर्सनल नहीं करेंगे, वो कंपनी में ही पैसा। ठीक है, तो अब कंपनी के लिए पैसा चाहिए तो पी ले लेते, इन्वेस्टर से ले लेते। वही विजिबिलिटी वाली बात आ गई जो मैंने आपको बताई। इससे जो विजिबिलिटी मिलनी है, जो ट्रस्ट मिलना है, जैसे आज हम कुछ भी बना भी रहे तो हमको रॉ मटेरियल तो लगता ही है, तो वेंडर्स पे भी जब आप ये बोलते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो शार्क टैंक भी नहीं देखते, वो अपने धंधे में लगे हुए हैं। समझो मुझे किसी से कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ मसाले चाहिए, कुछ अब मुझे पेरी पेरी बनाने के लिए भी काली मिर्च भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी 4 चीज़ें चाहिए होती है। मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं बोलूँ ये लिस्टेड कंपनी है, तो उसका जो ट्रस्ट बनता है, उधार भी मिल जाएगा लंबे टाइम के लिए। उधार तो हम लेते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कंपनी में हमारे आप देखोगे अभी पब्लिक होगा, आप देखना मजा आएगा। और एमसीए के पोर्टल से भी सब देख सकते हैं, पिछले साल का तो अवेलेबल ही है ना। हम क्रेडिटर है ही नहीं, हमारे बहुत कम मिलेंगे आपको क्रेडिटर। उसका रीज़न है कि उससे जो पावर ऑफ मतलब जो नेगोशिएशन पावर है वो हमारा एंड में रहती है। क्या इस फील्ड में रेट्स ज़्यादा रेट सस्ते मिलते हैं, तो हमारा कोशिश यही रहता है कि अभी लो, कैश रिच कंपनी है तो अभी पैसे लो और अभी दो। हमारा कोशिश हमेशा यही रहता है। उधार पे अभी तक हम गए नहीं है, कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो बात अलग है कि इतना कुछ आ गया कि तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन्वेस्टर से पैसा रेज करते हो तो आप एक वैल्यूएशन गेम में भी फंस सकते हो, जिससे आप शायद जो आप लिस्टेड करके आईपीओ वैल्यूएशन बना पाओगे 3 साल बाद वर्सेस पीई के रूट पे जो बना पाओगे उसमें फ़र्क होगा, बहुत फ़र्क होगा। जो इंसान प्राइवेट इक्विटी, अभी अगर हम प्राइवेट इक्विटी में जाते तो अभी जो आईपीओ के जो वैल्यूएशन मिलेगा उससे एटलीस्ट 3 टाइम्स वैल्यूएशन मिलता, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं होती, वहाँ टर्नओवर की बात होती है और ग्रोथ एट एनी रेट। आपने देखा होगा लोगों का कैश कितना रहता है, वो सिंपल सी बात, अभी पैसा मिलता फिर 6 महीने में जला के वापस कैश बंद करते जाओ। और आईपीओ में आप ये नहीं कर सकते। आईपीओ में ये नहीं कर सकते, आपने एक क्वार्टर भी खराब दिया तो मतलब पब्लिक देख रही है। तो हमने वो वैल्यूएशन वाले गेम में पढ़ना ही नहीं है कि वो यूनिकॉर्न बनना है, ये वो वाला है ही नहीं अपना गेम, वो उसमें है ही नहीं हम बिल्कुल पे। तो मतलब प्लान ये है कि आप लिस्टेड कंपनी के फाउंडर हो गए, ये टशन मार के घूमना है। ये टशन नहीं है ये टशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक ड्रीम था, वो ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप आउटस्पोकन हो, बोलते हो दबा के, शार्क में भी आए थे दबा के बोल रहे थे, तो अगर ऐसी पर्सनालिटीज होती है तो उनको विजिबिलिटी मिलती रहती है। तो अगर ऐसी विजिबिलिटी मिलती है और एक साइड पे आप फंडिंग वाले रूट पे चले जाते तो पैसा जल्दी मिलता और शायद आप जो भी वैल्यूएशन बना पाते वो पैसा, मतलब इन टर्म्स ऑफ कंपनी के लिए भी वो बेनिफिशियल होता है। कंपनी की आउटलेट्स ज़्यादा होते, जितना भी आप प्लान कर रहे हो 3 साल के अंदर उससे ज़्यादा आउटलेट्स होते हैं अगर पीई वाले रूट पे होते। आपकी वैल्यूएशन, आपकी खुद की नेटवर्थ की बात करके चले तो वो भी ज़्यादा होती, बिल्कुल ज़्यादा होती। तो आपने वो रास्ता छोड़ दिया, आपने एक छोटा रास्ता पकड़ा, क्यों? कि लॉन्ग टर्म विजन हमें ये लगता है कि ये वाला बेटर है, क्योंकि आप जितने भी स्टार्टअप आप ये देख रहे हैं जो वैल्यूएशन की गेम में फंसे हुए, आप तो रोज न्यूज डालते हैं। मुझे एक बात बताइए, जो 5 साल पहले जो ऐसा लग रहे थे कि ये स्टार्टअप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो आज कहाँ है? और पैसा तो कमा लिया था उन्होंने, पैसा कमा लिया, बट वो इन्वेस्टर का पैसा अपने पास लेके चले गए। बट अपने को वो गेम खेलनी नहीं है, अपने को सबके लिए पैसा बनाना है और लॉन्ग टर्म वाली कंपनी बना रहे हैं। जैसे अब अगर हल्दीराम को हम देखते हैं तो यार उन्होंने जनरेशनल वेल्थ बनाएंगे, वो ऐसी कंपनी बनाई है कि मतलब आप याद करें चीज़ों को। और अगर जब जनरेशनल वेल्थ वाली बात थी तो मेरे पास लगता है कि आप बिना आईपीओ के भी चल सकते थे, 2-3 साल डिले कर दो और फिर जब कैश रिच कंपनी है ही तो सही चल रहे हैं। मोनेटाइजेशन वाली बात आ गई ना कि अभी एक मिला हुआ है माहौल। देखिए शार्क टैंक की जो फेम है उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, थोड़े टाइम में जैसे ही नया सीजन शुरू होगा लोग भूल जाते हैं। मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत ऑनेस्ट आंसर है मतलब बहुत ऑनेस्ट आंसर है कि अगर आपके बोर्ड में इन्वेस्टर होता ना तो अभी ये वीडियो के बीच में कहता है ये वाले सेक्शन को कटवाओ, मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बहुत ऑनेस्ट बात है, ठीक है। और यही मैं कह रहा हूँ, यही जो बेबाकी है ना, इससे पीवी में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते थे आप जो बोल रहे हो, लेकिन वो वैल्यूएशन वाली गेम नहीं खेलनी, वो पेपर वेल्थ है, पेपर वेल्थ। इसी ऑनेस्टी से बताना कि आप अगर आज कोई और काम शुरू करते तो क्या शुरू करते? मैं फूड ही करता है यार, मेरे को इसके अलावा अगर फूड नहीं करते तो स्टॉक मार्केट का ही करते हैं, उसमें कोर्स बना के बेच रहे होते हैं, आओ रातों रात करोड़पति हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी जो स्टॉक देखना, मैंने 2 जो स्टॉक करी, एक स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है और एक है जो शार्क टैंक के रिलेटेड है। आप देखना
मैं कोर्स और इसमें ये मैं तो फन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो नहीं करता मैं जैसे ये मर्चेंट बैंकिंग करता है ना, मतलब ये स्टॉक मार्केट के अंदर ही कुछ ना कुछ करता, बड़े लेवल मास लेवल पे, मतलब सिर्फ खुद तक नहीं है, जैसे छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको ढूंढ के उनके आईपीओ करवाना, ये काम मुझे लगता है करना चाहिए। माइक्रो वीसी नहीं बनते? हाँ बन सकता था, माइक्रोवेव तो मैं पहले भी था, वैसे भी मैं इन्वेस्टिंग करता ही है। हमारी एक और सब्सिडरी कंपनी है ज़ूरको वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। नहीं, एंजल तो मैं भी करता हूँ, बट मुझे कई बार मन करता है कि यार एक माइक्रो वीसी कंपनी खोली जा सकती है। हाँ बिल्कुल बहुत करें, बढ़िया चीज़ है माइक्रो वीसी। एकदम। तो अगर माइक्रो वीसी कंपनी आपको आज खुद शुरू करनी होती तो क्या प्रोसेस करते? क्योंकि मुझे लगता है आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। मैं ये देखता, एक तो अवेयरनेस नहीं है, जैसे अभी जितने भी लोग ले रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि यार आईपीओ मतलब हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, लोगों को ऐसा लगता है हुआ है। हाँ मतलब कितना होगा क्या होगा, बट मैं ऐसा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके शहर में से हजारों कंपनियां होगी, हर एक छोटे छोटे शहर में, जो आपको मतलब जिनका आईपीओ हो सकता है, बट वो इस रूट पे जा नहीं रहे क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, को पता ही नहीं है। तो हम अगर माइक्रो वीसी बनते तो सिर्फ पैसा नहीं डालते, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बनते हैं, मतलब उनको पैसा तो देते ही, साथ में रिसोर्सेज देते, कॉन्टैक्ट्स देते, और उनको स्केल अप करते करते मैं आईपीओ प्रोसेस तक उनका हाथ पकड़ के लेके जाते। ये प्रोसेस अपन करते और ये कंपनियां निकलती छोटे छोटे गाँव से, टाउन से, जहाँ से आदमी सोच नहीं सकता। अभी अचानक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, आपको डर नहीं लगता आईपीओ निकालते हुए क्योंकि कंपनी की कैप छोटी होने वाली है? हाँ तो ऑपरेटर के हत्थे लग गई तो गलती आपकी नहीं है, बट कंपनी ऐसे उछलेगी आपको समझ में नहीं आएगा। सेबी है ना, पहले सेबी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था एसएमई के अंदर, 6 महीने से एसएमई के अंदर सेबी का गजब इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए वो टेंशन नहीं है, उसके लिए सेबी है, हमारा देश का पूरा सिस्टम बना हुआ है, उसकी टेंशन अपने को नहीं है। बट होता तो है ये, आप जिस बैकग्राउंड से हो, होता भी है, बट अभी काफ़ी कम हो गया है। अभी क्या हो गया ना कि चीज़ें सारी डिजिटली ड्रिवन है, मतलब कहीं से भी कुछ हो रहा है ना तो सेबी को तुरंत वहाँ पे ट्रिगर हो रहा है कि अचानक से यहाँ से ऐसे ये बाइंग आई है, कौन है भाई ये। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत जुगाड़ू बन रही है तो बहुत सारे ऐसे लूप होल्स बन ही जाते हैं कहीं ना कहीं, हाँ हाँ जिसमें सामने वाले पकड़े नहीं जाते। देखिए हो सकता है, बट मतलब ये आपको, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से हो हाँ हाँ और आपको पता है। होता, मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। अभी भी एक कंपनी का हुआ, उनके फाउंडर्स पकड़े गए, आपको ध्यान होगा, अभी 1300 करोड़ रुपए का हुआ, जिनकी शादी हुई थी दुबई में, उससे कनेक्टेड था, आपको ध्यान होगा। तो ये चीजें होती है, बट पकड़ में आ जाती है देर सवेर। नहीं, फाउंडर की गलती ना भी हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है। ओ वही बोल रहा हूँ, तो जब फाउंडर की गलती नहीं, जब अपन इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है दूर दूर तक, तब अपने को चिंता कहाँ है। ठीक है, तो अभी आईपीओ निकालने के बाद एफपीओ जल्दी नहीं निकालोगे? एफपीओ नहीं निकालेंगे, एफपीओ तो 3 साल भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 3 साल का तो मुझे पता, आगे का मुझे पता नहीं है। हमारी तो इच्छा है कि हम उसको डायल्यूट नहीं करें, लिस्टेड करके एक ब्रांड वैल्यू स्टैब्लिश करके फिर अब बढ़िया कंपनी कैसे ग्रो कर रहे हैं वैसे करते रहे। हाँ, आज भी कंपनी पे 1 रुपए का डेट नहीं है, कोई लोन नहीं है किसी का, पूरा डेट फ्री कंपनी है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अच्छी बनाने का मतलब विजन है, सिर्फ पेपर वेल्थ नहीं बनानी, जो वैल्यूएशन गेम होती है ना वो नहीं करनी है। अच्छी कंपनी बनाओ, बढ़िया से चलाओ, भले हो सकता है वैल्यूएशन थोड़े टाइम बाद बने, बट जो बनेगी वो टिकेगी, वो एक्चुअली पैसा होगा। हाँ लिस्टेड कंपनी की वैल्यूएशन तो कैश ही है ना, वो कैश है, वो कैश है। तो चलो अब ऑडियंस के क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल, और जानते हैं उनसे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इंडियंस के ना बहुत जल्दी लाइक बड़ी जल्दी फेयर में आ जाते हैं। लाइक एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरा वाटर प्यूरीफायर का बिजनेस है, मैं होलसेल में भी हूँ, B2B भी कर रहा हूँ, ई कॉमर्स भी है, रिटेल का सेगमेंट भी है, सर्विस सेक्टर में भी हम अवेलेबल है। और इसके चक्कर में क्या है, लाइक कभी कभी ना अंदर फियर आ जाता है, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं आप और अचानक से धड़ाम ना हो जाए। वही चीज़ मैंने अंदर आपके बिजनेस में भी देखी, आप इतने ज़्यादा फ्रेंचाइजी आपने खोल दी और अभी भी आपके स्टार्ट टाइम में पीछे दिख दी, आप इतना स्पेंड कर रहे हैं, तो कभी फियर नहीं लगता यार कि अचानक से सब कुछ लाइक मैंने इतने सारे पीछे वो देखे हैं वीडियो एंटरप्रेन्योर्स, जितनी जल्दी स्केल करते हैं वो एकदम ही धड़ाम हो जाता है, तो कुछ ऐसा आपका फियर वगैरह है आप में? पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी अपन ने बात करी, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है, मतलब मेरे को भी शार्क टैंक पे आने के बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ, अच्छा हमने ऐसे बहुत फास्ट ग्रोथ कर ली। मतलब मुझे तो ये कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि अच्छा ये फास्ट ग्रोथ है,
मतलब मेरे लिए तो ये जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसी से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि इससे वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसकी कैपेसिटी कितने किलो की है डेली की? उसकी आज की डेट में हम लोग मोटा मोटी 3.5-4 टन बना सकते हैं। और अब बना सकते हो और बनाते कितना हो? हम 1.5 से 2 टन बनाते हैं हाँ, अभी तो तक। अभी तो कुछ स्केल ही नहीं हुआ ना। तो आइडली मतलब अगर ये 2.5 गुना भी स्केल करते हैं तो भी करंट ऑपरेशनल कैपेसिटी के ऊपर रन कर सकते हैं इस बिजनेस को। हमने 3 शिफ्ट में काम करना ही शुरू नहीं करा है। 24 घंटे में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट कर सकते हैं। करना ही शुरू ही नहीं कर रहा है वैसे तो देखा जाए। ऊपर पूरा और बना सकते हैं, मतलब चीज़ों को और बैकएंड में जा सकते हैं इंटीग्रेशन में, मतलब उगाने का काम तक हम कर सकते हैं, इतना स्कोप होता है चीज़ों में। आप पूरी लीज पे ज़मीनें ले लो, फार्मिंग करो। सो जैसे आपने बताया कि आपका 80% बिजनेस रॉ मटेरियल से आता है। सो आपके रॉ मटेरियल में ऐसा क्या खास है कि मतलब मैंने आपकी फ्रेंचाइजी ले ली, अब मैं बार बार आपसे रॉ मटेरियल लूँ, इट्स बेटर मैं कहीं और से मंगाया बना के। मैं वही पूछना, बाहर से आप माल कब लोगे? रेट का या क्वालिटी का? आपको रेट जो फ्रेंचाइजी या ब्रांड आपको दे रहा है उससे सस्ते में अगर कोई सेल्समैन आपके यहाँ पे चढ़ गया, ऐसा होता ही है, कोई भी शॉप खुलती है 10 सेल्समैन आते हैं, वेरी जनरली हम सब जगह देखते हैं। बट वो कब जाता है? जब आपको सस्ता मिल रहा हो, है ना, तभी आप स्विच होते हो ना। बट हम आपको ऑलरेडी 25% सस्ता ही दे रहे हैं मार्केट रेट से, तो वो आप शिफ्ट होंगे ही नहीं ना। उसी लिए तो हमने मैन्युफैक्चरिंग में गए, नहीं तो हम जाते ही नहीं कि भाई हम यहाँ से हमारा मार्जिन कट कर रहे हैं तो कहीं तो हमको बनाना पड़ेगा। देखो इन्होंने, मैं समझाता हूँ गेम, क्योंकि ऑनेस्ट बंदे हैं तो मैं ऑनेस्ट वाली बात बताता हूँ। अंदर अंदर हिडन सीक्रेट, 4 लाख लिए तुमसे, 4 लाख में से 2 लाख रुपए का तुमको माल दे दिया। जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए वो इसलिए लिए क्या कि तुम छोड़ के ना। सो आफ्टर शार्क टैंक, उससे पहले आपका फ्रेंचाइजी, जितने भी फ्रेंचाइजी मॉडल थे वो 3-3.5 लाख के आसपास का धंधा कर रहे थे। तो आफ्टर शार्क टैंक क्या एवरेज सेल्स रहा फ्रेंचाइजी को? जब शार्क टैंक का मतलब ऑन एयर आया उसके उस मंथ जो था उसमें ऑलमोस्ट सेल डबल हो गई। हाँ, बट उसका जो इफेक्ट है वो आप मान के चलो अभी धीरे धीरे अभी भी अच्छा ही है, अभी भी बढ़िया ही जा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है 1-2 महीने में वो नॉर्मलाइज हो जाएगी चीज़ें, और इसको हम ऑलरेडी एक्सेप्ट करके चलते हैं। अब हमारा टारगेट क्या रहता है, उसमें हमने क्या करा है, हमने सभी फ्रेंचाइजी जो आउटलेट्स हैं उनमें ऑडिट करवाई है ना। ऑडिट करवा के उनको ये समझाया कि जितने भी कस्टमर अभी आ रहे हैं उनको अगर आपने सही से बॉन्डिंग बना ली उनके साथ। बॉन्डिंग बनाना मतलब क्या, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको दिख रहा है कि 5-10 लोग दोस्त आए हैं, वो बर्थडे मना रहे है ना, आपको दिख रहा है वो बर्थडे मना रहे है ना, तो आपका फर्ज बनता है तुरंत बर्थडे सॉन्ग प्ले कर दो। 10 लोग आए, उन्होंने 2-3 हज़ार रुपये का ऑर्डर करा है, तो आपका फर्ज बनता है छोटा सा एक ब्राउनी गिफ्ट कर दो। कुछ नहीं, 100 रुपये जाना है ना, और उसका तो कुछ भी नहीं आएगा टेक्निकली देखा जाएगा। बट उनको जो फीलिंग आएगी कि यार मेरे लिए ये करा। एक छोटा सा बच्चा आया, उसको एक छोटी चॉकलेट दे दो आप, भले 10 रुपये वाली कोई चॉकलेट दे दो, 20 वाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बॉन्डिंग और जो कनेक्शन बनेगी आपकी वो अल्टीमेट होगी, वो रिपीट आएंगे कस्टमर। तो हमने जो करा है वो फ्रेंचाइजी ओनर्स को ये बताया कि अब जो भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, अब आपका काम है उनसे बॉन्डिंग बनाना। एक बार शार्क टैंक की मदद से वो 1.5-2 महीने के लिए तो आपके पास आ गए, फिर जब ये हाइप खत्म हो जाएगी तो ये हमने करा है। सर आप स्टॉक मार्केट का NISM का एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड हैं और आप एक बेस्ट रिसर्च एनालिस्ट भी रह चुके हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप करोड़ों रुपए जब आप स्टॉक मार्केट से कमा चुके थे तो फिर अचानक से क्या हुआ कि आप फूड इंडस्ट्री में आ गए? क्या वहाँ पर ज़्यादा आपका लॉस हुआ था कि आप नहीं भाई इसको छोड़ देना है? क्योंकि करियर आप वहाँ भी बहुत अच्छा बना सकते थे और बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते थे, इवन आप नेक्स्ट वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी हो सकते थे। बट ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आप इधर आ गए? ऐसा है। मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, भाई क्या हाइज एंड लोस थे क्वेश्चन के अंदर ना। पहले बोला कि क्या इतना लॉस हो गया कि काम नहीं कर रहे, तो पहले एकदम नीचे लेके गया, उसके बाद कह रहा है कि आप नेक्स्ट वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया बन सकते थे। अब बेसिकली मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट रहा हूँ, है ना। इंडिया में आज की डेट में सिर्फ 1000 रिसर्च एनालिस्ट है। सेबी की वेबसाइट है जिस पे आप चेक कर सकते हैं ना। इंडिया में जब मैंने 2018 में पास आउट करी थी तब मैं गुजरात में यंगेस्ट था, है ना, सेबी के अंदर। NISM के बाद एक सेबी का क्राइटेरिया होता है, वो भी हो गया था मेरा। अब ये करते करते हम लोग क्या करते थे, जो से माइक्रो फाइनेंस की आप बात करते हैं, माइक्रो VC की बात कर रहे थे, हम लोग भी SMEs में इन्वेस्ट करते थे। तो उसके सिलसिले में हम क्या करते थे, कंपनीज के CFO CEO इनसे मिलते थे, है ना। जैसे अभी साहिल भाई मिलते बहुत सारे लोगों से, वैसे हम भी मिलते थे
लेकिन हम मैनेजमेंट से इन्वेस्टिंग पर्पज से मिलते थे, कंपनी समझना, है ना, उनके स्टाफ से बात करना। और हमारा क्राइटेरिया रहता था मैक्सिमम जो सबसे ग्राउंड स्टाफ होता है, जैसे कि कंपनी के वॉचमैन हो गए, प्यून हो गए, उनसे पूछते थे कंपनी में क्या चल रहा है। उनको सब पता होता है किसका अफेयर चल रहा है, बॉस कितने टाइम गुस्से में रहते हैं, आते नहीं आते, क्या करते, एवरीथिंग दे दूँ। इस तरह से हमारा एक क्राइटेरिया होता था टिक करने का। ये करते करते हम बहुत सारे लोगों से मिलते थे। मिलते मिलते हमको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिन्होंने 200 300 500 करोड़ की कंपनी बना दी है, वो अगर यहाँ पे बैठे, मतलब वो ये कर सकते तो हम तो कर ही सकते। इतने लोगों से मिलके ये आपको भी ऐसे कभी कभी रियलाइज होता होगा, यार ये बंदे ने ये कंपनी कैसे बना ली 200 करोड़ की। तो ये वाली मेरे को रिपीट बार बार आती थी ये चीज़, तो वहाँ से वो एंटरप्रेन्योरशिप का बग काट गया और ये चीज़ क्लियर हो गई कि अपने भी खुद का धंधा बनाएंगे ऐसा। और रही बात स्टॉक मार्केट की, तो मुझे अगर 150 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से कमाने होते तो मुझे कम से कम 15 साल लगते। 15 साल लगते, मैं साल के 10 करोड़ कमाता, तो 15 साल के अंदर मैं 150 करोड़ तक पहुंचता। यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन हमने 2.5 साल में 150 करोड़ कर दी। और वैल्यूएशन ही नहीं करी, कंपनी में प्रॉफिट भी आया, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़े, कंपनी के पास एसेट भी आया, सब चीज़ें बढ़ी। और इससे सिर्फ हम नहीं, हमारे से जुड़े हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट 400 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। 30 लोग जो हमसे डायरेक्ट जुड़े और बाकी जो आउटलेट्स पे जो लोग काम करते हैं 400 लोगों को। और प्लस जनरेशनल वेल्थ क्रिएट हो गई। ये तो मेरे तक खत्म हो जाती है। अब राकेश झुंझुनवाले चले गए तो उनके बाद खत्म हो गई, लेकिन हल्दीराम चले भी जाएंगे तो उनके बाद चली रहेगी। तो ये एक माइंडसेट के साथ यहाँ पे आए। 2 चीज़ें हो गई, इसके स्मार्ट क्वेश्चन से पता लग गया कि आप 150 करोड़ पे लिस्ट हो रहे हो। दूसरी चीज़ या एक और, ये शार्क टैंक की वैल्यूएशन थी 150 करोड़, मैं लिस्ट इससे ज़्यादा सही हो रही है मतलब। नहीं, क्या लिस्ट हाँ ठीक ठीक है, समझ गया, आंसर दे दिया आपने। नहीं, ये शार्क टैंक की वैल्यूएशन थी। अगला जो यहीं से मेरे पास क्वेश्चन निकल के आता है, मैंने आज से 1.5 साल पहले कहानी सुनी थी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, तो एक बंदे ने बताया था कि भाई मार्केट में लोग बैठे हैं जो तुम्हारी कंपनी लिस्ट करा देते हैं, कुछ भी हो, कैसी भी शुरू रखी हो, कट लेते हैं और तुमको पैसा मिल जाता है। आप भी वही लड़के थे क्या? बिल्कुल नहीं। हमारा ये बिल्कुल काम नहीं। हमने जो लिस्टेड कंपनियां होती थी उनमें इन्वेस्टिंग करते थे। तो ऐसे लोग होते थे ना, या अभी रुक गए वो? ये सब कब होता था पता है? पहले होता था जब डिजिटली चीजें स्ट्रांग नहीं थी। आज की डेट में आप कहाँ से ट्रेड कर रहे हो ना, सेबी को पता रहता है। ये जब पहले के जमाने में ये चीजें होती थी, अभी ये करना इतना संभव नहीं है। ठीक है। और ऑफर फॉर सेल कोई भी कंपनी करती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑफर फॉर सेल क्यों कर रही है। कंपनी के प्रमोटर को भरोसा नहीं है, ओवर सेल कर रही है, मतलब पैसा भी देके निकाल रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन हो रही है। क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो सही बात। What's your final piece of advice for new entrepreneurs? एग्जीक्यूशन, भाई लोग एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। मतलब मैंने ये देखा है, बहुत लोगों से हम मिलते हैं, सब लोग ये कहते हैं मेरे दिमाग में ये आइडिया है, वो आइडिया है, ऐसा है वैसा है, बस शुरू कोई नहीं करता है। हम रिसर्च कर रहे हैं, हम R&D कर रहे हैं, सब फालतू की बात है। देखो R&D रिसर्च कुछ नहीं होता। मतलब आप काम करते हो ना, तब आपको वो और चार चैलेंजेस समझ में आने लगते हैं। और ज़रूरी नहीं है मैंने जो चैलेंजेस फेस किए वो आप करें, आपकी चैलेंजेस ही अलग हो, है ना। सूरत में ट्रैवलिंग का चैलेंज नहीं है। जैसे अगर अभी मैं दिल्ली में चालू करता तो हमारे स्टाफ को कोई जो कहीं और रह रहा है, गुरुग्राम रहना है, 1 घंटे रोड ट्रैवल करके आता, 1 घंटे जाता, तो मेरे को उसका टाइम स्लॉट अलग ही करना पड़ता। ओवर टाइम तो कर ही नहीं सकते कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो, शार्क टैंक के टाइम पे तो अलग ही चैलेंज है, वो हमने फेस नहीं करे। तो सबके जर्नी में अलग अलग चैलेंज होते हैं। तो आप शुरू करोगे तो समझ में आएगा। सिर्फ आइडियाज़ पे काम करोगे तो आइडियाज़ तो यार, आप सच बोलूँ तो किसी से भी बात कर लो तो आपको 4 आइडिया दे देगा। गूगल पे सर्च कर लो कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस अंडर 1000 रुपीज़, 100 आइडियाज़, तो 100 आ जाएंगे। एग्जीक्यूशन गेम है। हमको ये पता करना है आपसे कि आपको शेयर मार्केट का इंटरेस्ट कब आया और कैसे आया, और आप अपना एग्जाम कैसे क्लियर किए? स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट मुझे आया था कॉलेज के लगभग 2nd ईयर के अंदर। मैं ना हमेशा फोर्ब्स की लिस्ट देखता रहता हूँ कि कौन टॉप पे आते हैं, टॉप 10 जो बिलियनर्स होते हैं ना, तो वो देखता रहता हूँ, है ना। तो उसमें अचानक से ना वॉरेन बफेट का नाम उस समय आया था, है ना। तो मैंने कहा ये कौन इंसान है, मतलब जो अचानक से आए। मतलब ये मेरी हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि जो टॉप 10 में है उनके बिजनेस स्टडी करना कि टॉप 10 आए तो इन क्या बिजनेस में है ना। जैसे अभी लुइस विटॉन वाले हैं, टॉप पे भी वो चल रहे हैं, है ना। तो उसमें मेरे को समझ में आया कि इनकी एक बर्कशायर हैथवे करके कंपनी है जिसके थ्रू वो मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। जैसे कोका कोला हो गया, है ना, जैसे तरह इंश्योरेंस सेक्टर में।
तो मैंने और थोड़ा सर्च किया, तो वहाँ से मेरे को समझ में आया कि यार ये बढ़िया धंधा है मतलब। तो वो मेरा पहला ट्रिगर पॉइंट था जब मुझे लगा कि ये स्टॉक मार्केट कुछ बढ़िया है। ये मेरा पहला ट्रिगर पॉइंट था। NISM एक संस्था है जिसके थ्रू गवर्नमेंट एग्ज़ाम कर, सेबी भी गवर्नमेंट की संस्था है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 का, और 100 मार्क की एग्ज़ाम्स होती है, और उसमें लगभग 60 मार्क पासिंग थे उस समय। अभी पता नहीं मुझे कितने होते, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, अभी हो सकता है चेंज हो, मुझे नहीं पता। हमारे टाइम पे जो था वो मैं बताता हूँ। ये होता है, ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हो। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर आप सेबी के पास अपना चीज़ें भेजते हो। सेबी की क्राइटेरिया होती है, इधर आपके पास MBA इन फाइनेंस चाहिए, है ना, या स्टॉक मार्केट में 5 साल का अनुभव चाहिए। ये चीज़ें होती है। फिर सेबी आपको सवाल पूछती है बहुत सारे, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट करने वाले हो तो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करोगे। क्या आपने देखा होगा ना, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट देखते हैं इसमें, वो कैसे करोगे, ऑफिस स्पेस कौन सा होगा, इस तरह के तमाम तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए आपको एक CS हायर करना पड़ता है, कंपनी सेक्रेटरी जिसे कहते हैं। CA नहीं, CS आपके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें भरता है या भरती है, जो भी हो। फिर वो वहाँ पे सबमिट करेंगे, फिर वहाँ से कोई क्वेरी होगी तो वो आएगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांगे जाएंगे। फिर उसके बाद आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये प्रोसेस रहता है। सबसे पहला प्रोसेस है NISM की जो एग्ज़ाम होती है, सबके शहर में होती है। कोई बॉम्बे, बहुत लोगों को ऐसा है डाउट कि बॉम्बे जाना पड़ता है उसके लिए, लेकिन नहीं जाना पड़ता है। दिल्ली में भी होता है, हर जगह सेंटर है, ऑनलाइन होती है। और दूसरी चीज़, बहुत लोगों को ऐसा है कि भाई उसके लिए जो कोर्सेज चलते हैं बाज़ार में वो खरीदने हैं, मतलब, लेकिन वो नहीं खरीदने, आपका कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट जनरल। मेरा तो कोर्स है ही नहीं सीखते। मैं तो डिजिटल मार्केटिंग बेचता हूँ, अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। NISM के लिए लोग बेचते हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो, NISM की कुछ फीस होती है, वो पे करते हो, आपको सारे मॉड्यूल गवर्नमेंट ही अवेलेबल करवाती है। मतलब NISM के थ्रू आपको सारी चीज़ें मिलती है, वही खाली पढ़ना है और एग्ज़ाम देनी है, इजीली हो जाएगी। आपसे एक और क्वेश्चन है, आपको शेयर मार्केट में इतना नॉलेज था, एक्सपीरियंस है, इसके बाद भी आप शेयर मार्केट में कोई स्टार्टअप का स्टार्ट किया, इसमें भी ढेर सारे बिजनेस कर सकते हैं ना, जैसे भी जीरोधा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप स्टॉक कर रहे हैं, एंजल वन कर रहे हैं, ढेर सारी कंपनियां हैं। हाँ, उसमें मैंने ये सोचा था, जो आप बोल रहे हो ना, ब्रोकर और ये वाला जीरोधा वाला, और ये सोचा था। तो बट जो ब्रोकर का जो लाइसेंस होता है ना, उसके लिए लगभग वो 100 करोड़ रुपए का उस समय ये था। तो वो जो कैपिटल, बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। आज की डेट में अगर आपको नए सिरे से, जिसने पुराने ले रखे हैं उनकी बात अलग है, आज की डेट में बहुत कैपिटल इंटेंसिव बन चुका है चीज़ें, क्योंकि उसमें आपको पूरा सर्वर भी लेना पड़ता है। जब आप ट्रेडिंग देखते हो ना, उसमें एक जो थोड़ा भी ग्लिच हो गया तो क्यों होता है, क्योंकि सर्वर नहीं होता है लोगों के पास, जैसे जीरोधा। और आपने कितनों ने देखा है, कितनों ने देखा पता नहीं, जो सर्वर रूम होता है ना, उसमें AC लगाए होते हैं, है ना, कूलिंग करने के लिए। तो इतनी गर्मी वो जनरेट करता है, तो उस तरह की पूरी प्रोसेस थी उसकी। तो उतना मेरे पास उस समय कैपिटल बिल्कुल नहीं था कि मैं वो कर सकूं। नहीं तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में ये एक बार मैंने थॉट लिया था कि अपन ये ब्रोकर वाला अच्छा है, मतलब। और मैंने जीरोधा में एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव काम भी करा हुआ है ना, मेरा अनुभव है वहाँ पे। 2017 मैंने काम किया, जब जीरोधा कुछ भी नहीं था। तभी जब नितिन कामत ने वो किया था ना, पुलिस वाला फेक वाला। हाँ, वो बेंगलोर वाले उनने ऑफिस पे करी थी। मैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव था, मेरा काम था सूरत में जो उनकी लीड आती थी उनसे अकाउंट के फॉर्म फिल करना। वो 300 रुपये हमारे फॉर्म के होते थे, 300 रुपये हम जीरोधा में चेक देते थे, फिर हमको 100 रुपये उसके मिलते थे। इस तरह से हमारा चलता था। और जो ब्रोकरेज होते थे उसमें कुछ 20% हमको मिलता था, जो क्लाइंट करते थे, और जो पार्टनर, उस तरह से कुछ हमारा उस समय था। हेलो सर। सर मेरा सवाल आपकी मार्केटिंग के रिलेटेड है। मतलब आप जब जोर को स्टार्ट किया था और जब से शार्क टैंक, प्री शार्क टैंक और पोस्ट शार्क टैंक, आपकी मार्केटिंग किन किन चैनल्स पर आप करते थे, ऑफलाइन ऑनलाइन, किस तरीके से करते थे? और शार्क टैंक के बाद आपने कुछ चेंज किया है बजट वगैरह, या मतलब मार्केटिंग के चैनल्स वगैरह जो भी है मार्केटिंग से? देखो, ऑनलाइन तो हम कभी मार्केटिंग करते ही नहीं थे, है ना। बेसिकली हमारा क्या था कि फ्रेंचाइजी के लिए नए फ्रेंचाइजी ओनर्स चाहिए। अब इसमें 8 से 9 लाख रुपए का निवेश है, तो ऐसा तो है नहीं रैंडमली जैसे हम क्रेडिट कार्ड के लिए करते हैं, किसी को भी कॉल कर दिया और ये कर दिया। तो आपने देखा होगा, आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपसे नंबर वगैरह लिए जाते हैं, है ना। अब तो हमने एक सिस्टम बनाया कि हमारे जोरको के अंदर जो भी इंसान 4 से ज़्यादा बार आ रहा है 1 महीने में, तो उसको ही हम पिच करते हैं, क्योंकि वो जोरको को ऑलरेडी इन एंड आउट जानता है। जैसे आप कोई ऐसा एक छोले भटूरे वाला आपका होगा जिससे आप रेगुलर का मंगवाते हो,
अगर आपको पता चले कि ये बंदा फ्रेंचाइजी दे रहा है तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे अगर आपको फूड का बिजनेस करना होगा तो, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके कस्टमर है, आपको पता है कि वो बढ़िया है, ये चलेगा ही अगर मैं दूसरी जगह खोलूँ। तो हमने भी यही करा, हमने वो उन्हीं लोगों को पिच करा जो ज़ोरको को जानते हैं। हमने कभी भी हमारे, आप देखोगे पहले कभी भी कोई ऐड वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। इवन मेरा पर्सनल जो इंस्टाग्राम है वो मैंने शार्क टैंक पे अपीयर होने के 1 महीने पहले बनाया, आप देखोगे उसमें कोई पोस्ट नहीं है। वो भी इसलिए बनाया क्योंकि शार्क टैंक पे आ रहे थे, तो ये सब बनाना था तो इसलिए। बाकी कोई हमारा सोशल मीडिया पे हमारा प्रेजेंस ही नहीं था, इसके लिए लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारे पास इतने आउटलेट है या ये है या वो है। हम तो हमारा, और हमारे जैसी ऐसी हज़ारों कंपनियां हैं जो छोटे छोटे टाउन्स में है, जिनके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बेहतरीन कर रहे हैं, उनका कैश फ्लो गजब है। जो 50,000 रुपये लेते हो उसका क्या करते हो? हाँ, वो उनके एरिया में बेसिकली ऑफर्स चलाना, जैसे हम पहले वाले महीने में 9 रुपये में मोहितो चलाते हैं, सिर्फ 9 रुपये में, एक कस्टमर एक बार आए, है ना। और दूसरा करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा फूड ब्लॉगर्स का भी हम करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमने ये देखा है कि लोग अपनी चॉइसेस फूड ब्लॉगर्स से बनाते हैं, कि मैंने ये देखा ये वीडियो क्रेविंग हो रही है, खाने जाता हूँ। तो बेसिकली ये पैसा डिजिटल में चलता है, डिजिटल में फूड ब्लॉगर पे ज़्यादा स्पेंड होता है 50% जैसा। और कोई जैसे छोटा टाउन है जिसमें 15,000 20,000 की आबादी है, तो वहाँ पे फिर साइकिल ऐड वगैरह भी हम रन करते हैं, साइकिल घुमाते, क्योंकि छोटा सा गाँव होता है, टाउन होता है। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे यहाँ पर आए हैं ज़ोरको। हाँ, अब आ रहा है, ज़ोरको आने वाला है, ज़ोरको आने वाला है, और आपको मिलेगा मात्र 9 रुपये में मोहितो, इस तरह से। ठीक है, तो आपको जो लोग साइकिल वाली ऑडियंस है, जो ऐसी वाली ऑडियंस है, वो मोहितो पी लेती है, समझ जाती है? नहीं, उसमें क्या होता है ना कि लोगों ने सुना, उनको लगता है कुछ तो है, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है टायर 2, 3, 4 है ना, तो उन्होंने सुना होता है मोहितो कोई कहीं पे, कहीं कुछ ने सुना होता है, कुछ ने नहीं सुना होता है, तो क्यूरियोसिटी के चक्कर में बहुत लोग आते हैं कि 9 रुपये में कुछ तो होगा। मेरे को थोड़ा समझाओ ना, टीयर 3 सिटीज़ वालों का माइंडसेट क्या है जो वो ले रहे हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है टीयर 3 वाले शायद बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। नहीं, अब ये हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन है ना, अब डिजिटल सोशल इतने लोग एक्टिव हो गए कि हर एक आदमी ने पिज़्ज़ा बर्गर सुन के रखा हुआ है, और इनके यहाँ पे कभी भी डोमिनोज बर्गर किंग कभी नहीं जाते। जैसे अगर हमने अभी एक फ्रेंचाइजी बुक करी है, वो औरंगाबाद के पास में है, थोड़ा टाउन है, दूर है, मतलब शायद 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। तो वहाँ पे जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हमारे पास आए थे मिलने, उन्होंने बताया कि हमको अगर इसे बर्गर खाना होता है तो औरंगाबाद से कोई आ रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि आते हुए आना तो आज 2 बर्गर लेते हुए आना, हमको ऐसे मंगवाना पड़ता है। तो वहाँ पे सेल होती है, इतनी डिमांड है? उतने सेल उतनी नहीं होती है कि जितनी आप शहर से कम पे, लेकिन खर्चे भी तो कम है। आप यहाँ पे आपको जब 12,000 10,000 में जो बंदा मिलेगा, वहाँ पे आपको जो टीम है वो आपको 7-8 हज़ार में लोग काम करने के लिए रेडी। रेंटल भी नहीं होगा ज़्यादा, और रेंटल तो आप समझो 1/4 है। और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, 3 ओवरहेड एक्सपेंस होते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और आपके स्टाफ का। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे भी ग्राम पंचायत लगता है भारत में, वहाँ शहर से 2 रुपये कम होता है। तो ये तीनों खर्चे हमारे मिनिमम हो जाते हैं। और तीसरी जो हमारे लिए बेनिफिट हुए, वहाँ पे ना मैकडी है, ना डोमिनोस है, ना बर्गर किंग है, ना सबवे है, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइजी करोड़ों में जाती है। करोड़ों का निवेश करके वो वहाँ खोलेंगे नहीं, उनके क्राइटेरिया में नहीं आते। तो उनके लिए ज़ोरको ही बर्गर किंग है, उनके लिए वही डोमिनोस है, वही उनके डोमिनोस, मैकडी, बर्गर किंग, ज़ोरको है, हम हैं। तो ये हमको बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप सूरत आए, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस पे आए, एक विजिट ले, उसका भी टूर वूर करेंगे, है ना, और ज़ोरको पे मस्त खाएंगे, है ना। वैसा कुछ अब प्लान करो, सूरत तक आइए और आपकी टीम के साथ आइए, और मज़ा आएगा। तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। और मुझे जेन्युइनली बताऊंगा कि शूट से पहले जो मेरा पर्सोना था आपके दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में आपका पर्सोना, वो बाद में अलग है, ठीक है। और ये अच्छी बात है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो आपने अपनी पोजीशनिंग करी है वो गलत करी है, जैसे आप वो अलग हो। मैंने पोजिशनिंग करी नहीं है, जो हुई है जो हुई है मैंने करी नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं। मैं देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि अच्छा ये इसने ऐसा शॉट बना के ऐसा डाल दिया, मुझे पता ही नहीं है। पता है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ये हम नहीं करते हैं। हमारी कोई जैसे आपने मुझे, तो मुझे हमारी कोई एजेंसी नहीं है। आप मेरा इंस्टाग्राम या ज़ोरको का देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे होते तो उस पर फॉलोअर्स वगैरह भी तो होते ना, या कंटेंट होता है, या ऐसा। हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो ग्राउंड लेवल पे हमारा काम करते जा रहे हैं। ये शार्क टैंक पे आने के, और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
आज सब लोग आप जैसे नहीं थे, कुछ लोग व्यूज के चक्कर में कुछ भी छोड़ मड़ो के डाल देते हैं। तो ठीक है, अब जो है वो अभी क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।